हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चंद्रग्रहण से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। हमने इसके पहले 2 व्याख्या देखी है। अब हम अपनी अगली व्याख्या की ओर चलते हैं, देखते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही हैं इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी हैं घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को चकमकाता हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीले गले के डालता है। प्रस्तुत पद्यांश में जो कवि हैं हमारे, उन्होंने एक गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। चंद्रग्रहण गांव के किनारे एक तालाब है। वायु प्रवाह के साथ उसकी जल में उठने वाली तरंगों के साथ घास भी लहराती सी प्रतीत हो रही है। जल का जो साफ सुथरा तल है वह चांदी के बड़े गोल खंभे के समान दिखाई दे रहा है, जिससे जो आंखें हैं वो चौंधिया रही हैं। तालाब के किनारे के पत्थरों से जब जल की तरंगें टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वह अपनी कब की प्यास बुझा रही हूँ। वहीं ताल में एक बगुला ध्यानमग्न दिखाई दे रहा है, किंतु मछली की आहट पाते ही वह तुरंत उसे निगल जाता है। विशेष में हम देखते हैं प्राकृतिक चित्रण किया गया है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले व्याख्या को देखते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तालाब के किनारे उड़ते हुए पक्षियों का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि एक चालाक चिड़िया जिसका सिर काला है तालाब के ऊपर मंडरा रही है, और मौका पाते ही जल में तैरती मछली को अपने सफ़ेद पंखों को फैलाकर झपट्टा मारकर चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। तालाब के पास ही ऊंची ऊंची मेड़ है जहाँ रेल की पटरी दिखाई देती है। कवि जब वहाँ रुके हुए थे तब ट्रेन का समय नहीं हुआ था कि उस पटरी पर वे रेल को देख पाते। चित्रकूट के आसपास फैली हुई ये ऊंची नीची पहाड़ियाँ जो अपने प्राकृतिक रूप में हैं, दूर दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती है उनका विस्तार दिखाई देता है। कवि स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना है। वे प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं। इन पहाड़ियों के आसपास की बंजर भूमि पर बबूल के जैसे कांटेदार पौधे, जिनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती, फैले हुए हैं। विशेष में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा ऊंची ऊंची में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे हम देखते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का स्वर टे टे टे, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर। टिरटो टिरटो मन होता है, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। कवि कहते हैं कि प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में वृक्षों पर बैठे तोते की टे टे की मधुर ध्वनि से वातावरण गूंज रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस नीरवता को भेदता सारस का टिरटो टिरटो स्वर सुनाई दे रहा है, जिसे सुनकर कवि के मन में विचार उठता है कि वह भी इन पक्षियों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाएं तथा हरे भरे खेतों के बीच जहाँ ये युगल हो वहाँ चुपचाप वे उनकी प्रेम कथा का श्रवण करें। विशेष में हम देखते हैं पक्षियों के कलरव को चित्रात्मक ढंग से दिखाया गया है, प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और भाषा में सहजता व सरलता है। मैं आशा करती हूँ जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोगों को समझ आया होगा।
धन्यवाद।